गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके पॉजिटिव रिस्पांस के लिए कि आप सबों ने वीडियो देखा है और उससे आप नोट्स भी बना रहे हैं। मुझे रिपोर्ट मिला बच्चों से कि आप नोट्स भी बना रहे हैं वीडियो देखकर। ये बहुत बड़ी बात है। लगता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो सफलीभूत हो रहा है। इससे आपको कुछ फ़ायदे मिल रहे हैं और इसके लिए ही आज मैंने आपको धन्यवाद दिया है। जो लोग नए जुड़े हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना न भूलें। अभी भी लाइक्स मुझे बहुत कम मिल रहे हैं। लाइक्स मिलने का मतलब होता है कि आपने मेरे वीडियो को पसंद किया है और उससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और भी एनर्जी के साथ और भी ऊर्जा के साथ आपके सामने आऊँगा और नई नई चीज़ें। अब आप समझ रहे हैं कि अगर दिमाग में बहुत सारा एनर्जी भरा हो तो बहुत सारी नई नई बातें बहुत ही गहराई से इंसान सोचता है। तो आपके लाइक की ज़रूरत है। धन्यवाद। हम लोग आज यहाँ एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, लेकिन जो पिछले टॉपिक का कुछ पोर्शन छूट गया है हम उसको पहले कवर कर लें। आपको याद होगा कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर चल रहा है और उस चैप्टर में मैंने मैटर से शुरू किया था। मैटर के बारे में बहुत सारी बात जो जानी अनजानी थी वो आपको बताया, आपके सामने रखा। जो आप नहीं जानते थे उसके बारे में बात की और मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया था और मैंने कहा था कि इसको थोड़ा सा और भी डेप्थ में पढ़ लेते हैं, क्योंकि मूल कंसेप्ट जब कभी पढ़ाऊँगा तो वहाँ मुझे इन सारी कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके दरमियान मैंने आपको बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ाया था। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ये दो लॉ मैंने आपको पढ़ाया था, जिसको गैस लॉ के नाम से जानते हैं। बॉयल्स लॉ ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें रिलेशनशिप होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P एट कांस्टेंट T। ये हम लोग पढ़ चुके हैं और इसी का दूसरा फॉर्म भी पढ़ा था कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और इसका एप्लीकेशन मैंने समझाया था कि अगर कोई गैस है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ हो एक किसी खास कंडीशन में और कंडीशन बदल देते हैं प्रेशर का, तो वॉल्यूम कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, ये हम इस फार्मूला का यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं। ये बड़ा ही आसान तरीका है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके बड़े आसानी से ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि अगर प्रेशर बढ़ता है या घटता है तो वॉल्यूम पे क्या असर होगा। तो ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं। अब एक और भी आपको लॉ पढ़ा चुका हूँ और उसका नाम है चार्ल्स लॉ। दूसरा लॉ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, और इस चार्ल्स लॉ में मैंने ये कहा था इट इज द रिलेशनशिप, दिस लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, ये बात सर्वविदित है। बहुत सारे आसपास के एग्जाम्पल्स को देखेंगे, जैसे धूप में अगर साइकिल को खड़ा कर देते उसका टायर बर्स्ट कर जाता है, तो प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से टायर बर्स्ट कर गया। तो ये सारी बातें आप देखे होंगे अपने आसपास के जीवन में, और उसी को एक लॉ के रूप में चार्ल्स ने दिया और उसको हम लोग कहते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और इसमें हम लोग ये पढ़े थे कि लेकिन एट कांस्टेंट P प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और हम लोग इसी को देखे थे कि V1/V2 बराबर T1/T2। और इस फार्मूला का भी यूज़ करके हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं वॉल्यूम कि टेम्परेचर बढ़ने और घटने से वॉल्यूम पर क्या असर होगा। क्वांटिटेटिवली हम निकाल सकते हैं। इसी में एब्सोल्यूट ज़ीरो की भी बात मैंने की थी। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इसका डेफिनेशन भी मैंने बताया था और ये कहाँ से आता है इसके बारे में भी आपको जानकारी दी थी। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, नोन एज ज़ीरो केल्विन। इसको ज़ीरो केल्विन कहते हैं।
और आप इससे मैंने वर्ड में इसलिए लिखा कि 0 केल्विन, इसको लोग ओके समझ लेते हैं, इट इज़ नॉट ओके बट 0 केल्विन। और केल्विन जब कभी लिखेंगे तो वहाँ डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं, वहाँ डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना है, बस केवल केल्विन लिख देना है। तो ये 0 केल्विन हुआ, इसी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि एट द अर्थ द मिनिमम possible temperature is -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके नीचे टेम्परेचर नहीं जाएगा। और एक बात और भी बताया था कि एट दिस वेरी टेम्परेचर नो गैस एग्जिस्ट्स, इस टेम्परेचर पर कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करेगा, सारे के सारे गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसीलिए कहते हैं कि यह एक एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर हुआ। इस पर कहीं से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और कैसे एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर आया है ये मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है, अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोगों को आज एक नए लॉ की बात करनी है और उसका नाम है एवोगाड्रोज लॉ। तीसरा लॉ है एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रोज लॉ में, एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट हुए, एमिलियो एवोगाड्रो उनका नाम है। और उन्होंने पहले जो कहा था उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। हाइपोथेसिस का मीनिंग समझिए कि जब कोई कंसेप्ट डेवलप होता है, कुछ जनरल बातों, उसमें से कुछ बहुत सारे फेनोमेनन, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करने के बाद उसमें से जो कुछ कॉमन बातें नज़र सामने आती हैं, हम उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। वह एक परिकल्पना हो गई, वो एक हाइपोथेसिस हो गई कि ये बहुत सारे घटनाओं को देखा मैंने और उसमें ये सारी की सारी बातें कॉमन है, तो दैट इज़ द हाइपोथेसिस। जब वही हाइपोथेसिस लेबोरेटरी में प्रूव हो जाता है, उसको साबित कर दिया जाता है, सही साबित कर दिया जाता है, तब वो लॉ बन जाता है। तो एक हाइपोथेसिस जो है वो लॉ बन जाता है। तो एमिलियो एवोगाड्रो का पहले हाइपोथेसिस था और बाद में उनके मर जाने के बाद उनके चेले चपाटियों ने ये प्रूफ किया कि वो जो हाइपोथेसिस था वो एकदम सही था, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन था। तो उसका नाम रख दिया गया लॉ, एवोगाड्रो लॉ। हम लोग अब उसको एवोगाड्रो लॉ के नाम से जानते हैं। वो लॉ था क्या? दिस लॉ correlates the volume and number of मॉलिक्यूल्स को दूसरे शब्दों में हम मोल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि अभी मोल आपको इंट्रोड्यूस किया नहीं है, 9th क्लास में थोड़ा बहुत मोल आपने पढ़ा होगा, तो अभी मोल इंट्रोड्यूस किया नहीं, इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से हम यहाँ काम चला रहे हैं। एमिलियो एवोगाड्रो on the basis of his many observations found some regular relationship between volume and number of molecules। ये मैं लिख देता हूँ पूरा, चूँकि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इसकी हमको आगे खूब ज़रूरत है। इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी कंसेप्ट का करने वाले हैं, मोल कंसेप्ट में। तो कहा कि इसने किसमें रिलेशनशिप बताया? वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। उन्होंने पाया कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो 1 लीटर ऑक्सीजन गैस में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे
1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे और 1 लीटर मीथेन में भी उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of all the gases have equal number of molecules, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर पाया कि अगर दो गैस का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहने पर दो गैस का अगर सेम वॉल्यूम लिया जाता है तो उनमें मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम होती है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर टोटल नंबर ऑफ molecules in 1 liter of oxygen gas बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 liter ऑफ CO2। CO2 में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 के, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन के, CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 लीटर में, उतने ही मॉलिक्यूल्स 1 लीटर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन पाया और उसके आधार पर उन्होंने कहा, इसका यह मतलब हुआ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तब। It means volume of a gas is directly proportional to the number of moles at constant temperature and pressure। ध्यान दीजिए, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब हुआ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट T एंड P, ये उन्होंने रिलेशनशिप दिया। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना चाहते हैं तो V इज इक्वल टू K इंटू N, जिसमें K जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हुआ। K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हमको इतने ही से काम है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब एमेडियो एवोगाड्रो ने ही कैलकुलेट किया कि अगर किसी भी गैस का एक मोल लिया जाए, 1 मोल बता दें आपको कि उसके मॉलिक्यूलर मास के, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है 1 मोल, आप जानते भी होंगे कुछ लोग। तो 1 मोल किसी भी गैस का अगर है तो NTP पर उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। उन्होंने कहा एमेडियो एवोगाड्रो calculated the volume of 1 mole of any gas at
नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू 22.4 लीटर, जिसको हम लोग मोलर वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग मोलर वॉल्यूम कहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी का फुल फॉर्म हुआ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका यह मतलब होता है कि प्रेशर हो गया 1 atm और टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कहलाता है एनटीपी। तो एनटीपी पर हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं, एट एनटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ O2। ऑक्सीजन का 1 मोल ले लीजिए 22.4 लीटर, 1 मोल ऑफ CO2 ले लीजिए वो भी 22.4 लीटर, 1 मोल CH4 ले लीजिए वो भी 22.4 लीटर। दुनिया का कोई भी गैस ले लोगे और उसको अगर एनटीपी पर रखोगे तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। यह एमिडियो एवोगाड्रो ने कहा, उन्होंने कैलकुलेट करा और कैलकुलेट करके कह दिया कि ये मोलर वॉल्यूम है और किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एनटीपी पर। ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कह रहा हूँ मैं। तो एक कंसेप्ट ये दिया उन्होंने। अब इन तीनों को हम कंबाइंड कर देना चाहते हैं, कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ, ध्यान दीजिए, कहता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अगर हम बॉयल्स की लॉ की बात करें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, यही तो बॉयल्स लॉ है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, एंड अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज लॉ, अगर हम एवोगाड्रो की बात करें, एवोगाड्रो लॉ, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें तो ध्यान दीजिए, कंबाइंडली वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N ऊपर है, T ऊपर है और P नीचे है। अब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यहाँ से हटाते हैं तो V इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट इंटू NT/P, और उसी कांस्टेंट के जगह पर R रख दिया जाता है NT/P, इक्वेशन 1, जिसमें R, वेयर दिस R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R जो है वह यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और इसका वैल्यू कैलकुलेट किया गया 8.314 जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स। इसका अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यू होता है। 8.314 जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स, अलग अलग यूनिट बदल देंगे तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाता है, लेकिन जनरली हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिस यूनिट में रहेगा हम लोग उसको बदल लेंगे, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। यह यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। अब इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर दें तो रीअरेंज करने से PV बराबर nRT हमको मिल जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 कहते हैं। इक्वेशन 2 इज known as the state equation of a state
इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट? क्योंकि इसमें जो भी टर्म्स हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, ये चारों के चारों जो टर्म्स हैं ये किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करते हैं। दे आर द स्टेट फंक्शंस, दे आर द स्टेट डिसाइडिंग फैक्टर्स। किसी भी सब्सटेंस का स्टेट क्या होगा, जैसे पानी का स्टेट क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है। टेम्परेचर 100 से ऊपर होगा तो वो वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। टेम्परेचर अगर 0 से नीचे होगा तो वो सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करेगा। तो ये सब डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं जो किसी भी सिस्टम के, किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को डिसाइड करते हैं। इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ एक बात समझ लीजिए कि all those gases that obey above equation, जो इस इक्वेशन को ओबे करता हो, आर नोन एज द आइडियल गैस। उस गैस को हम लोग आइडियल गैस कहते हैं। और इसीलिए हेंस दिस इज आल्सो नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है। तो खैर चलिए, इतनी बातें हुई, हम लोग गैस के बारे में समझ रहे थे। मैंने पहले भी आपको कहा था कि गैस सब्सटेंस की वह अवस्था है जिस पर सबसे ज़्यादा स्टडी हुआ, सबसे ज़्यादा लोगों ने उस पर स्टडी किया है, तो ये कहलाता है गैस। अब हम एक अभी यूज़ किए हैं वेपर। वेपर और गैस में क्या फ़र्क है ये समझ लीजिए। वेपर और गैस, जैसे हम कहते हैं कि वेपर जो है वो गैसियस फॉर्म है, गैसियस फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ का गैसीय फॉर्म विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो उसके गैसियस फॉर्म को वेपर कहा जाता है। और द सब्सटेंस which is itself gas at room temperature are written as gas। जैसे अगर आप कहीं H2O गैस लिख देते हैं आप, तो वो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको H2O को वेपर ही लिखना होगा और यही सही होगा, क्योंकि H2O रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। और अगर उसका गैसियस फॉर्म हमारे पास है तो वो वेपर होगा, वो गैस नहीं होगा। गैस उसी को कह सकते हैं जो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होता है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो गैस के रूप में पाया जाता है, ये सही है। और हाइड्रोजन जो है वो वेपर अगर आप लिखते हैं तो ये गलत है, हाइड्रोजन वेपर नहीं लिखा जाएगा। और इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि गैस किसको कहेंगे और वेपर किसको कहेंगे। गैस और वेपर दोनों के दोनों गैस ही हैं, लेकिन उनमें एक माइन्यूट डिफरेंस है और वो डिफरेंस आपको समझना चाहिए कि वेपर किसके लिए यूज़ किया जाएगा और गैस किसके लिए यूज़ किया जाएगा, ये आपको याद रखना चाहिए। तो हमने कुछ फार्मूला यहाँ डेराइव किया है जिसका इस्तेमाल हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में खूब करने वाले हैं, और ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। अब मैंने जो मैटर का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया है वो क्लासिफिकेशन था फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब एक और क्लासिफिकेशन मैंने लिखा था शुरू में, केमिकल क्लासिफिकेशन।
केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हम लोग पहले उस केमिकल क्लासिफिकेशन को खूब देख ले। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ कि इसका बेसिस क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, उनके जो अवयव हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जिनसे वो बना हुआ है, हम उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पर बचपन से पढ़ते आए हैं, दो तरह के सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस मतलब मैटर, और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को कहते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें रेशियो बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स, जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स इज फिक्स्ड, उनका रेशियो जो है वो फिक्स्ड होता है, वो कहलाता है प्योर सब्सटेंस। और इसमें जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड नहीं होगा। रेशियो बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स, रेशियो बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स इज नॉट फिक्स्ड। कंस्टिट्यूएंट्स का रेशियो जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो इम्प्योर सब्सटेंस कहलाता है। प्योर सब्सटेंस में दो कैटेगरी हुए, एक हुआ एलिमेंट और एक हुआ कंपाउंड। एक हुआ एलिमेंट और एक हुआ कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब हुआ इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस that is formed by only one types of atoms, one types of, केवल एक ही टाइप के एटम से बना होता है ये, and cannot be broken into different elements। हम डिफरेंट एलिमेंट्स में इसको नहीं तोड़ सकते हैं, वो एलिमेंट कहलाता है। मतलब डिफरेंट सब्सटेंस कहिए, एलिमेंट तो नाम ही है इसका, डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे आप अगर ऑक्सीजन को चाहे कितने भी टुकड़ों में क्यों ना बांट दें, वो ऑक्सीजन ही रहेगा, वो हाइड्रोजन नहीं हो जाएगा या वो कार्बन नहीं हो जाएगा, ऑक्सीजन ही रहेगा, इसलिए उसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट की परिभाषा हुई कि यह इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम एंड वी कैन नॉट डिवाइड इट इनटू द डिफरेंट पार्ट्स। मतलब डिफरेंट अलग अलग हम अगर बांटेंगे तो वही एलिमेंट रहेगा, हम उसको दूसरे आइडेंटिटी में नहीं तोड़ सकते हैं, ये कहलाता है एलिमेंट। या एलिमेंट का एक साधारण सा परिभाषा हम लोग देते हैं कि एलिमेंट्स आर द कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। एलिमेंट्स आर द कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। एकदम एक तरह के एटम्स का कलेक्शन है एलिमेंट। और एलिमेंट जो है वो हो सकते हैं कि वो मेटल हो सकते हैं कि नॉन मेटल हो, और हो सकते हैं कि मेटलवाइड हो, सेमी मेटल, मेटलवाइड। मेटल जिसमें मेटल के बारे में सब अच्छे से जानते हैं, नॉन मेटल के बारे में अच्छे से जानते हैं। मेटलवाइड का मतलब हुआ हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ
जिसमें दोनों के गुण हों, प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, जैसे आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ, बिस्मथ हुआ, ये सब मेटलॉइड्स हैं जिनमें मेटल के भी गुण हैं और नॉन मेटल्स के भी गुण हैं। तो ये एलिमेंट्स हुए। एलिमेंट्स के बारे में कुछ बात आपको मैं बता देता हूँ कि एलिमेंट्स जो है वो उसको दो अलग अलग भाग में नहीं बांटा जा सकता है बाय द केमिकल प्रोसेस, बट द न्यूक्लियर प्रोसेस के बारे में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आज के ज़माने में एक ऐसा मेथड है हमारे पास कि अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन कराएं तो कार्बन को हम हीलियम में बदल सकते हैं, हाइड्रोजन को हम हीलियम में, कार्बन में, नाइट्रोजन में, किसी में बदल सकते हैं। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदला जा सकता है और वह प्रोसेस है न्यूक्लियर प्रोसेस। इसलिए हम लोग फ्रीक्वेंटली ऐसा आप कहने से डरते हैं कि एलिमेंट को हम डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट एलिमेंट में नहीं बदल सकते हैं। वहाँ एक बात मेंशन करना होता है, वी कैन नॉट कन्वर्ट एन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट बाय द केमिकल प्रोसेस, बट इट इज़ पॉसिबल बाय द न्यूक्लियर प्रोसेस। ये आप याद रखिएगा। शुरू में पुराने ज़माने में जब केमिस्ट्री का विकास हो रहा था उस समय कीमियागार एक ग्रुप होता था लोगों का जो तांबे को सोने में बदलने का मेथड जानते थे। बहुत सारा अपना उसमें करके एक लंबा समय लगता था, बहुत खर्च लगता था कि तांबे को वो सोने में बदल देते थे और उनका नाम कहा जाता था कीमियागार। बड़ा खर्च होता था उसमें। और आप ऐसे भी जानते हैं, हालांकि उसको एलिमेंट का कन्वर्जन नहीं कहेंगे, कोयला भी डायमंड में बदल सकता है एक लंबे अंतराल के बाद। वो कब बदलेगा? नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि डायमंड जो है वो कोयले के खानों में ही मिला करते हैं। और डायमंड, कोयला और डायमंड दोनों तो कार्बन का ही एलोट्रॉप्स हैं, अपरूप है उसके। तो कोयला भी डायमंड में बदल जाता है एक सदियों के बाद। तो वो, लेकिन वो एलिमेंट का कन्वर्जन नहीं हुआ, वो तो एक एलिमेंट एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया। तो हम आपको कह रहे थे कि न्यूक्लियर रिएक्शन से ऐसा संभव है कि एक एलिमेंट को हम दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकें। कंपाउंड की बात कीजिए तो कंपाउंड जो है इट इज आल्सो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस के मिलने से इन द डेफिनिट रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो में मिलने से बना हुआ होता है। हम उसको कहते हैं कंपाउंड्स के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी separated by सिंपल मेथड। साधारण विधि के द्वारा हम इसके कंस्टिट्यूएंट्स को अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ केमिकल प्रोसेस हैं जिससे अलग कर सकते हैं। जैसे वाटर में H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो बाई मास 1:8 है। तो इस रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया जाएगा तभी वाटर बनेगा, दूसरा रेशियो होगा तो वाटर नहीं बनेगा। इसलिए वाटर एक कंपाउंड हुआ, यौगिक हुआ। तो हम कहते हैं कि इसमें एक डेफिनिट रेशियो होता है। और ये कंपाउंड जो है वो दो तरह का हुआ, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक, और एक हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये कंपाउंड दो तरह के होंगे। कंपाउंड के बारे में कुछ बातें और भी सुन लीजिए कि कंपाउंड जब बनता है तो उसमें एनर्जी का चेंज होता है। जब दो सब्सटेंसेस को मिलाइएगा, उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनने में एनर्जी या तो रिलीज होती है, नहीं तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी का चेंज वहाँ निश्चित रूप से होता है। कंपाउंड बनने में एनर्जी का चेंज होता है, ये सब याद रखिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार देकर, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड change in energy takes place। तो ये याद रखिएगा, एनर्जी का चेंज होता ही है। इम्प्योर सब्सटेंस में कोई रेशियो नहीं होता। ये तो मैंने पहले लिख दिया कि कोई रेशियो जो है नहीं होता, किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं। तो यहाँ एक टाइप है इसका मिक्सचर,
मिक्सचर, यह एक इम्प्योर सब्सटेंस है। कहते हैं कि वैसे हम लोग कहते हैं इट इज़ नॉट ए सब्सटेंस, यह कोई सब्सटेंस नहीं है, बट द कलेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, बट द कलेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस का कलेक्शन है, ये कोई सब्सटेंस नहीं है। इट इज़ मेड by mixing two or more substances in any ratio, किसी भी रेशियो में मिला दीजिए तो वो बनेगा मिक्सचर, इसलिए ये इम्प्योर सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। किसी भी रेशियो में मिला देने से ये बनता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोई रेशियो जब फिक्स नहीं है तो ये कोई सब्सटेंस नहीं हुआ, ये कलेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस हैं, और इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको आसानी से अलग किया जा सकता है मिक्सचर के कंपोनेंट्स को। और मिक्सचर जो है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आप जानते हैं। एक होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर में एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर it is not necessary that energy change takes place. यह जरूरी नहीं है कि एनर्जी में चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होता ही नहीं, बस उनको मिला दिया जाता है तो वो मिक्सचर बनता है। तो मिक्सचर के बारे में मैंने आपको कहा कि ये दो तरह के मिक्सचर हैं। कौन कौन? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। सब जगह नहीं है, मुझे मिटाना पड़ेगा। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको समझा देता हूँ कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पर हम मिक्सचर को ही फिर से लिखते हैं। मिक्सचर दो तरह का हुआ, एक होमोजीनियस और एक हुआ हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पर होमो का मतलब होता है सेम, तो जब कभी होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो कहता है कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे मिक्सचर में सिमेट्रिक हो। मतलब पूरे मिक्सचर में अगर बराबर बंटवारा हुआ है, एकदम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कंपोनेंट्स का, तो हम उस मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सिमेट्रिक मिक्सचर होने का मतलब हुआ, आप ऐसे समझिए कि हमने चीनी का शरबत बनाया पानी में, और हम ऊपर से थोड़ा सा टेस्ट करते हैं उतना ही मीठा है जितना बॉटम से टेस्ट करने पर मीठा लगता है, तो हम कहेंगे कि चीनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम सिमेट्रिक है पूरे मिक्सचर में, और तब हम कहेंगे कि दैट मिक्सचर इज़ द होमोजीनियस, समांगी मिश्रण है वो, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। तो हमेशा हम लोगों को ये ख्याल रखना है कि होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सिमेट्रिक होता है। तो ये बात मैं लिख देता हूँ कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स वो कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन भी कहा जाता है, नोन एज सॉल्यूशन। उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं।
अब सॉल्यूशन के बारे में जरा समझिए। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more components in any ratio. It is not necessary that ratio is fixed. In any ratio, if we mix two components and it forms the homogeneous mixture, then it will be the solution. तो solution में कहता है if only 2 components, आप समझ रहे हैं कि कम से कम 2 components तो होंगे, only 2 components are there in the solution. अगर सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं तब उनको कहा जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, तब उस सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाएगा। वैसे ही इफ 3 कंपोनेंट्स, अगर 3 कंपोनेंट्स हैं तब उसको कहा जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन। वैसे ही क्वाटर्नरी सॉल्यूशन मिक्सचर कहते हैं। तो अगर हम कहें कि बाइनरी सॉल्यूशन अगर कोई है, बाइनरी सॉल्यूशन, तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि उसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स, और उन 2 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट्स माइनर कंपोनेंट होगा और एक कंपोनेंट मेजर कंपोनेंट होगा। मेजर कंपोनेंट, मेजर का मतलब ज़्यादा और माइनर का मतलब कम, माइनर कंपोनेंट होगा। तो जो माइनर कंपोनेंट होगा उसको हम लोग सॉल्यूट के नाम से जानेंगे और जो मेजर कंपोनेंट होगा हम लोग उसको सॉल्वेंट के नाम से जानेंगे। ये हुआ होमोजीनियस मिक्सचर की कहानी। वैसे ही एक मिक्सचर होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो एक ऐसा मिक्सचर, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो। अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन of components in the mixture। मिक्सचर में जो कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनसिमेट्रिक होगा। जैसे अगर आप बालू का और पानी का मिक्सचर बनाएंगे तो देखिएगा कि ऊपर बालू कम है और पेंदी में बालू ज़्यादा है, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं हुआ, वो अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है कोलॉइड और एक होता है सस्पेंशन। कोलॉइड एंड सस्पेंशन। कोलॉइड में जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज वो होता 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में, और इसका जो पार्टिकल साइज होता है सस्पेंशन का वो थोड़ा सा बड़ा होता है। पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, वो थोड़ा बड़ा होता है। कोलॉइड जो है ये सेटल डाउन नहीं होता है, डू नॉट सेटल्ड डाउन एट द बॉटम। ये बॉटम पर सेटल डाउन नहीं होगा जब छोड़ दीजिएगा तो, लेकिन यह गेट्स सेटल्ड डाउन एट द बॉटम आफ्टर सम टाइम। कुछ देर के बाद ये बॉटम पर सेटल्ड डाउन हो जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा पेंदी में। और कोलॉइड के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे दूं कि हमारा ये कोलॉइड जो है वो बड़ा ही वाइडली स्प्रेड है। जैसे बादल एक कोलॉइड है, ब्लड हमारा एक कोलॉइड है, थूक फेंकते हैं वो कोलॉइड है, मतलब सब तरफ जहाँ भी देखिए वो कोलॉइड से घिरे हुए हैं। आइसक्रीम एक कोलॉइड है, दाल खाते हैं वो कोलॉइड है, ये सब के सब कोलॉइड है।
और कोलॉइड में नहीं सेटल होने की टेंडेंसी होती है। गोंद जो गम इस्तेमाल करते हैं वो कोलॉइड है, और इसमें कोलॉइड के जो दो पार्ट होते हैं उसमें से एक माइनर पार्ट और एक मेजर पार्ट, एक माइनर पार्ट होता है और एक मेजर पार्ट होता है। तो माइनर पार्ट को डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, डिस्पर्स्ड फेज, और इसको डिस्पर्सन मीडियम कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा अलग कन्वेंशन है, और वहाँ जैसे सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहते थे, यहाँ नहीं कहते हैं। यहाँ कोलॉइड में जो माइनर कंपोनेंट है उसको डिस्पर्स फेज कहा जाता है, और जो मेजर कंपोनेंट है उसको डिस्पर्सन मीडियम कहा जाता है। और इसमें खास जैसे इंक हमारा वो भी एक कोलॉइड है, जैसे धूल वो भी एक कोलॉइड है। कोलॉइड सब जगह है। कोलॉइड एक बहुत बड़ा संसार है। मैंने आपको बताया था कि कोलॉइड को स्टेट ऑफ मैटर में रखा जाता है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर, इट इज़ नॉट ए सब्सटेंस, इट इज़ नॉट ए पार्टिकुलर सब्सटेंस। ये कोलॉइड गोल्ड भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ये कोलॉइड सिल्वर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इस रेंज में। अगर पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में हुआ तो हम उसको कोलॉइड की संज्ञा देते हैं, वो कोलॉइड है। कोलॉइड की कुछ बातें आपको बता देते हैं। सबसे पहले कोलॉइड जितने भी होते हैं उन सारे के सारे कोलॉइड में एक चार्ज होता है, पार्टिकुलर चार्ज। अगर एक जैसे डिस्पर्स फेज पर कोई चार्ज है तो डिस्पर्स मीडियम उसका अपोजिट चार्ज होगा, और उस चार्ज के होने के कारण ही बादल जो है इतना गरजता है। बादल भी एक कोलॉइड है, तो कोई निगेटिव कोलॉइड होता है, कोई पॉजिटिव कोलॉइड होता है। तो अगर सेम चार्ज के कोलॉइड मतलब सेम चार्ज के क्लाउड आपस में एक साथ आए तो गरजेगा, लेकिन बारिश नहीं होगी। लेकिन दो अपोजिट चार्ज के क्लाउड जब एक दूसरे से मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, और पानी का बूंद जब न्यूट्रल होता है तो वो नीचे बरसने लगता है, तो बारिश होती है। इसलिए आपने देखा होगा कहावत कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, साइंटिफिक रीजन है। जब आसमान में गर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, इसका मतलब है कि सारे के सारे क्लाउड सेम चार्ज के हैं, और इसलिए सेम चार्ज के होंगे तो बारिश कभी नहीं होगी। आसमान में बादल बहुत है लेकिन बारिश नहीं होगी। लेकिन अगर वो अपोजिट चार्ज के हैं तो गर्जन कम होगी और बारिश ज़्यादा होगी, क्योंकि वो अपोजिट चार्ज के क्लाउड जब एक दूसरे से मिलेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, और न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद बारिश होगी। तो ये कहावत भी है, और जो भी कहावत है जो पुराने ज़माने से कहा जा रहा है उनके पीछे साइंटिफिक रीज़न हुआ करता था। तो खैर उस साइंटिफिक रीज़न पे हम नहीं जाएंगे। वैसे ही हमारे आपने कभी देखा होगा कि कार साफ़ कर रहे हैं, बाइक साफ़ कर रहे हैं, धूल उस पर जम गया है और वो धूल साफ़ हो नहीं रहा है, वो कोलॉइड है, उस पर चार्ज है, वो चिपका हुआ है। उसको हटाने का 2-3 मेथड है। या तो आप उसके पास कोई मैग्नेटिक प्रेसिपिटेटर ले जाइए, मार्केट में मिलता भी है। मैग्नेटिक प्रेसिपिटेटर जैसे ही उसके पास ले जाइएगा तो अपोजिट चार्ज के कारण वो सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब न्यूट्रलाइज होगा, नीचे झड़ के गिर जाएगा। या नहीं तो उसको शैम्पू से धो दीजिए, साबुन से धो दीजिए। साबुन में भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट डालते ही उसका कोगुलेशन हो जाएगा और वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, चार्जलेस हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये सब मेथड है। हम आपको कोलॉइड के बारे में समझा रहे थे। कोलॉइड एक ऐसा स्टेट है जिसमें जब टॉर्च जलाइएगा ना तो टिंडल इफेक्ट, नाम सुना होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, टिंडल इफेक्ट नज़र आता है। उसी टिंडल इफेक्ट का एक और भी एग्जाम्पल है कि जब घर में कहीं खपरेल घर में छेद होता है, उधर से लाइट आती है, वो एकदम दिखता रहता है, दैट इज़ द टिंडल इफेक्ट, और वो टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट के बेसिस पर बहुत सारे जिगमोंडी ने एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी बनाया था। और आपको एक और भी बता दें कि जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, इन सारे के सारे माइक्रोब्स जो है वो कोलॉइडल रेंज में होता है। और हमारा जो आजकल के ज़माने में जो एक महामारी फैला हुआ है कोरोना का साइज़ तो नैनो से भी छोटा है, और वो नैनो से छोटा होने के कारण बड़ा ही ख़तरनाक है। मास्क भी पहनने पर बहुत सेफ्टी नहीं है उससे। वो मास्क में भी जो पोर्स साइज़ है वो नैनो से बड़ा होता है, और इसीलिए उसमें वो आराम से आ जा सकता है। तो सावधानी रखनी है, डरने की बात नहीं है, सावधानी रखनी है। मैं आपको ये समझा रहा था कि जितने भी माइक्रोब्स हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, सारे के सारे माइक्रोब्स नैनो रेंज में होते हैं, कोलॉइडल रेंज में होते हैं। और ये मैंने आज आपको मैटर के बारे में समझा दिया है कि मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, वगैरह वगैरह। अब
अगले क्लास में हम यूनिट की बात करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है वो। यूनिट की बात करेंगे। यूनिट जैसे आप समझते होंगे कि कपड़ा को नापने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो किसने बताया कि मीटर इतना ही बड़ा होगा? हम एक वज़न करने के लिए केजी का इस्तेमाल करते हैं, तो किसने बताया कि केजी का इतना ही वज़न होगा? क्या गणेश भगवान आए और बता गए कि केजी इतना ही बड़ा होगा? ये सारी की सारी बातें जो हैं वो कहाँ से आती हैं? टाइम कैसे, 1 सेकंड इतना ही बड़ा क्यों होगा? कैसे घड़ी बनाई गई? घड़ी में 1 सेकंड वैसे कैसे सेट किया गया? ये सारी की सारी बातें जो हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और हम लोगों को भी इसमें थोड़ा सा यूनिट के बारे में जानना है। वैसे यूनिट तो फिजिक्स में भी पढ़े होंगे आप, यूनिट एंड डायमेंशन। यहाँ भी थोड़ा सा हम लोग यूनिट के बारे में चर्चा कर लेंगे। बेसिक यूनिट कौन है, ड्राइव्ड यूनिट कौन है, ये सब बात कर लेंगे। तो अगला क्लास जो होगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये केजी कहाँ से आया, ये टाइम कहाँ से आया, ये मीटर कहाँ से आएगा, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कहाँ से आया। ये सारी की सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए और सीखिए केमिस्ट्री। धन्यवाद।